तो एफबीडी के क्वेश्चंस का नेक्स्ट वाला स्टेप हम लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, एक रेफरेंस लेवल है यहां पे ग्राउंड, ये इस तरीके से यहां पे ऐसे, इस पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ब्लॉक ए और एक और ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे, ये रहा, इस तरीके से ब्लॉक बी, दो ब्लॉक्स है, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है बिल्कुल। मास ऑफ ए इज 3 kg एंड मास ऑफ बी इज 2 kg, ठीक है ना। इन पे जो बी है इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है एफ, जिस एफ की वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है। तो पूछा है फाइंड फोर्स ऑन ए बाई ब्लॉक बी। ए पे फोर्स बताइए जो बी ने लगाया है, ठीक है। अब ये क्या है क्वेश्चन, क्या इसमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया हमसे कुछ और ही चीज पूछ ली। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड फोर्स ऑन ए, यानी कि फोर्स ऑन ए बाई बी, ये कितना है, ठीक। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए एफबीडी बनानी पड़ेगी दोनों की, ठीक है ना। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, जितना फोर्स बी ए पे लगाएगा उतना फोर्स ए भी तो लगाएगा बी पे, और ये रूल तो सब जगह वैलिड है, चाहे सिस्टम एक्सेलरेटेड हो या फिर नॉन एक्सेलरेटेड हो। अब क्या ये सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा? डेफिनेटली होगा। 5 kg मास है टोटल, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड होगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन है ए। चलिए इस एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी हुई, फोर्स बाई एम ए प्लस एम बी, ये होगी, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहां पे ए की वैल्यू होगी। और कंस्ट्रेंट यहां पे ये बताता है कि जब दोनों चलेंगे आगे ऐसे, तो जितने एक्सेलरेशन से ए चलेगा उतनी से ही बी चलेगा, दोनों के एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होंगे। अब हम एफबीडी बनाते हैं ए का, ठीक है। एफबीडी बनाते हैं हम ए का, ठीक है। चलिए ए का एफबीडी अगर हम बनाना है तो रूल्स क्या होते हैं, बिना ओरिएंटेशन चेंज किए ब्लॉक को एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए। ए, इस पे अप्लाई किए गए फोर्स निकाल लीजिए। नीचे से यहां पे सेंटर पे एक तो mg लग रहा होगा, ठीक है, और नीचे से यहां से एक नॉर्मल फोर्स n लग रहा होगा, और एक उधर से इमेजिन करिए b इसको धकेल रहा है, तो b की तरफ से एक फोर्स लग रहा होगा इस पे ऐसे। ये फोर्स कौन लगा रहा है, b, क्योंकि जब उधर से धकेल रहे होंगे तो b इसको धकेल रहा है a को, यानी कि ये फोर्स है F ऑन ए ड्यू टू बी। ये वो फोर्स है जो बी लगा रहा है ए पे। अब इन सब के लगने के बावजूद इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है कितना, ए। अब मास है किसका कितना, एम ए। क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है? तो वर्टिकल डायरेक्शन से तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाले। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ऊपर को लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे को लगने वाला फोर्स। ये हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी यहां पे, लेकिन इस इक्वेशन का कुछ हमको यूज नहीं है। इस डायरेक्शन में अगर हम एफबीडी बनाए तो एक ही फोर्स है यहां पे, एफ ए बी, और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं। उसने कितना एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ए। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में क्या लगाता है न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। तो अगर ये वाला फंडा मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा, एफ एक्सटर्नल क्या है, ए के लिए कौन सा फोर्स है जो बाहर से लग रहा है, दैट इज एफ ए बी। तो एफ
ए बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू हो गया, ए का मास कितना है बताइए 3 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है 4, यानी कि एफ ए बी कितना फोर्स आया 12 न्यूटन। आपका आंसर आ चुका है, आप चाहें तो यहीं पे खुशियां मना सकते हैं। यह आंसर आ चुका है आपका, जो पूछा गया आपसे आ चुका है, लेकिन देखते हैं यहां पे एक्शन रिएक्शन का रूल्स ट्रू है क्या, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वो फोर्स आ गया जो ए पे लग रहा है बी के द्वारा, जो ए फील कर रहा है ड्यू टू बी। देखते हैं बी कितना फील करता है, बी का एफबीडी बनाते हैं। नाउ एफबीडी ऑफ बी, बी का अगर हम एफबीडी बनाए, चलिए बी का एफबीडी बनाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें बी का एफबीडी बना के। दिस इज बी, बी का एफबीडी भी इसी डायरेक्शन में बनाते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में एफबीडी बनाने से हमें कुछ हासिल होगा नहीं, तो इस पे इस तरफ से क्या लग रहा है, इस तरफ से फोर्स लग रहा है एफ, जिसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। अब इस तरफ से मुझे नहीं पता कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। डेफिनेटली ये फील करेगा फोर्स, क्यों, अगर ये फोर्स नहीं होता तो बी का एक्सेलरेशन ज्यादा होता, बी का मास कितना है 2 kg, अगर बी अकेला होता तो एक्सेलरेशन आता 20/2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। इसका मतलब इस ब्लॉक को आगे चलने से कोई रोकता है, इस ब्लॉक को आगे चलने से कौन रोकता है, यही। अगर ए नहीं होता तो एक्सेलरेशन ज्यादा होता, पर ए के होने से एक्सेलरेशन कम है, दैट मीन्स ए इसको आगे चलने से रोक रहा है, और बी को अगर रोकना है आगे चलने से तो अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये वो फोर्स है जो बी पे लगता है ए की वजह से, और इन सब के बावजूद इसका एक्सेलरेशन कितना है ए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इस तरफ नेट फोर्स कितना होगा, एफ माइनस एफ बी ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए। तो अब ये इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूंगा यहां पे, ये वाली इक्वेशन, तो एफ कितना है 20 माइनस एफ बी ए मुझे निकालना है, चेक करना है कितना है, इज इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ बी इंटू ए। मास ऑफ बी कितना है 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है 4, तो ये अगर 4 है तो यहां से एफ बी ए की वैल्यू कितनी आई 20 माइनस 8, यानी कि 12 न्यूटन। अब आप चाहें तो और ज्यादा खुशी मना सकते हैं, क्यों, आप देखो एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी, ये देखिए मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक है ना। एफ बी ए की डायरेक्शन किस तरफ है, एफ बी ए की डायरेक्शन है इस तरफ, और एफ ए बी की डायरेक्शन है इस तरफ, बट मैग्नीट्यूड में दोनों बिल्कुल सेम है। थर्ड लॉ प्रूव हो चुका है इन एन एक्सेलरेटेड सिस्टम। एक एक्सेलरेटेड सिस्टम में भी थर्ड लॉ यहां पे प्रूव हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आती है, क्लियर। अब एक एग्जांपल और देखिए आप, ओके, एक छोटा सा हम पुली का केस और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी यहां पे, ठीक है। देखिए सिस्टम क्या है, यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, मान लीजिए यहां पे एक पुली है इस तरीके की, ये पुली है, इस पुली पे एक स्ट्रिंग लिपटी हुई है, स्ट्रिंग जब पास हो रही है इस पुली से, यहां पे एक मास लटका हुआ है m, और ये स्ट्रिंग यहां से ऐसे लटकी हुई है इस जगह पे, ठीक है, और इसको एक इंसान पकड़ के ऐसे खींच रहा है। मान लीजिए ये इंसान इसको पकड़ के नीचे खींच रहा है, कितने फोर्स से, F से, और इसका मास है m, क्लियर। इसका एक्सेलरेशन बताना है,
कितना होगा, ठीक है ना। और इस जगह पे यहां पे नॉर्मल फोर्स बताना है, कितना होगा। अगर मास ऑफ मैन इज इक्वल टू 60 kg एंड m इज इक्वल टू 20 kg, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या है, तो इस जगह नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन बताना है। इसका मास कितना, 20 kg, और ये लगा रहा है फोर्स F। F इज इक्वल टू कितना है बताइए, कितना होना चाहिए। अगर इसको नीचे खींचना है तो इसके mg से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ये मान लीजिए आप 500 न्यूटन मान लेते हैं, इतना फोर्स है, लगा रहा है किसी तरीके से, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए जितना ये फोर्स इसमें लगा रहा है, यहां पे टेंशन कितनी है, T, ठीक है ना। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोई किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है, किसी स्ट्रिंग को जितने फोर्स से खींचता है, वही उसकी टेंशन बन जाती है। यही तो है टेंशन, यानी कि टेंशन की वैल्यू क्या मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत है। यहां पे टेंशन की वैल्यू मुझे रेडीमेड मिल गई है। T इज इक्वल टू कितना हुआ, F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। आपके सामने रिजल्ट आप देखो, इसने इसको 500 न्यूटन से खींचा तो टेंशन भी तो 500 न्यूटन ही हो गई, और यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिंग सिंगल है, यहां तक की। जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो यहां पे टेंशन की वैल्यू कितनी है, 500। अब अगर मैं इस m का FBD बनाऊं, यहां पे मान लीजिए इस m का FBD बना रहा हूं मैं, तो इस m पे ऊपर टेंशन लगाऊंगा T, नीचे की तरफ लगा क्या लगेगा, mg, और उसके बावजूद इसका एक्सेलरेशन होगा a। तो आंसर क्या होगा, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। क्योंकि अगर ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, mg की वैल्यू कम है, तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma। T कितना है, 500 माइनस mg, m कितना है, 20 इंटू जी, 200 इज इक्वल टू 20 इंटू a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई है, आप खुद देख सकते हो। 500 माइनस 300, 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ यहां पे एक्सेलरेशन। क्लियर। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या हम ये नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, इस मैन का FBD बना लीजिए, मैन का FBD बनाइए, देखिए कैसे बनेगा मैन का FBD। दिस इज मैन, ये मैन के हाथों पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 500 न्यूटन। मैन का mg कितना है, 600 न्यूटन, और ऊपर लगने वाला एक नॉर्मल का फोर्स है यहां पे n, जो कि मैन के पैरों पे लग रहा है ऊपर n, ठीक है ना। अब क्या मैन चल रहा है, मैन का एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो आप ये देखिए, अगर मैं यहां से एक इक्वेशन बनाऊं, इस मैन पे ऊपर लगने वाला फोर्स 500 है, नीचे लगने वाला 600 है, तब भी मैन का एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्चुअल में क्या होगा, 500 प्लस n इज इक्वल टू 600। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। ये यहां पे आंसर है आपका। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से सोच सकते हो। क्लियर। मैंने मैन का FBD यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये क्लियर, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक कुछ और थोड़ा सा इजी सा एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है। इजी मतलब कोई दूसरी कंडीशन लेते हैं अभी, और एक दो FBD और बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई रेफरेंस लेवल है,
यहां पे कोई इंसान खड़ा हुआ है ऐसे, इसने अपने दोनों हाथों में एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है ऐसे, और इस स्ट्रिंग पे एक मास लटका हुआ है m, ठीक है, इस तरीके से पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है। क्या आप बिना कैलकुलेट किए मुझे यहां पे नॉर्मल बता सकते हो कितना होगा? अगर इसका मास है m इज इक्वल टू 60 kg एंड दिस इज 20 kg, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल? क्या बता सकते हो आप कितना होगा बिना कैलकुलेट किए, बिना एफबीडी बनाए? आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हो। ट्राई टू फील करने की कोशिश करो एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए इस जगह पे इसका खुद का वेट तो लग ही रहा है नीचे, ठीक है ना। अगर मैं जी की वैल्यू को 10 मान लेता हूं तो यहां पे इसका वेट 600 न्यूटन तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में 200 न्यूटन ये भी तो है, ठीक है ना। इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है ना। डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इस पे नीचे लगने वाला फोर्स कितना है? mg, और ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है? टेंशन T। तो इस जगह T की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के, यानी कि T इज इक्वल टू कितना होगा? 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये यहां पे टेंशन हो जाएगा। अब अगर मैं इस मैन का एफबीडी बनाऊंगा, ठीक है, मैन का एफबीडी बनाने से मुझे क्या मिलेगा? मैन का एफबीडी बनाने से मुझे मिलेगा इसमें, यहां पे एक तो नॉर्मल लगेगा जो हमको फाइंड आउट करना है, और इसके हाथों में इस जगह पे यहां पे एक दूसरा फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना? T, और T इज इक्वल टू कितना? 200 न्यूटन। और यहां पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 600 न्यूटन। और मैन का एक्सेलरेशन कितना है? 0। मैन का एक्सेलरेशन अगर 0 तो इस पे ऊपर को लगने वाला फोर्स और नीचे को लगने वाला फोर्स बराबर होगा। ऊपर को लगने वाला फोर्स कितना है? नॉर्मल। ये किसके बराबर होगा? नीचे को लगने वाले फोर्स। नीचे को लगने वाला फोर्स कौन कौन सा? 600 एंड 200। तो ये क्या होगा? 600 प्लस 200, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 न्यूटन। ये आंसर होगा यहां पे। क्या बात समझ में आती है? इसको बहुत अच्छे से नोट करिए। बहुत आसान केस था, लेकिन एक बार नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। देखिए सिचुएशन क्या है। एक हैवी रॉड वाली सिचुएशन है। हैवी रॉड बोले तो एक ऐसी रॉड जिसमें मास है। मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है ये, यहां पे एक रॉड ऐसे लटकी हुई है। यूं लटकी हुई है रॉड। इस रॉड में नीचे एक मास m भी लगा हुआ है। दिस इज मास ऑफ ब्लॉक mb, और ये रॉड है, इसका मास है mr, और लेंथ है इसकी यहां से लेके यहां तक की l, ठीक है। तो पूछा गया है एट अ हाइट x, ये जो पॉइंट है इस पे टेंशन बतानी है कितनी होगी। तो टेंशन एट x कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों पूछा गया है कि टेंशन इस पॉइंट पे कितनी है? कभी स्ट्रिंग के केस में तो ऐसा नहीं पूछा जाता। स्ट्रिंग के केस में तो ये नहीं पूछा जाता कि इस पॉइंट पे कितनी टेंशन है, क्योंकि स्ट्रिंग में तो सब जगह टेंशन सेम होती है, हम यही बोलते हैं। ऐसा है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? देखिए ये जो रॉड है, अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट को अगर देखूं तो इस पॉइंट से नीचे कितना मास लटका हुआ? mb प्लस ये वाला मास, इतना मास लटका हुआ है यहां पे। अगर इससे ऊपर वाले पॉइंट को देखूं यहां पे,
तो mb और इतना थोड़ा और ज्यादा मास लटका हुआ है, और जितना ज्यादा मास लटका हुआ होता है उतना ज्यादा टेंशन होगा। तो इस पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा, इस पे कम होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेंशन कम होती रहती है। तो उसने पूछा कि इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी। तो पहले मुझे क्या करना है, ये वाला मास और ये वाला मास दोनों जोड़ने हैं और इस पॉइंट का एफबीडी बनाना है। फिर उसके बाद चलिए मैं ये निकालता हूं कितना मास होगा। एल लेंथ का मास कितना है, एम आर। तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, एम आर ओवर एल इंटू एक्स, ये मास हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेट मास बिलो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक प्लस एम आर ओवर एल इंटू एक्स, ये मास है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इतनी रॉड को मान लेता हूं सिंगल। मान लीजिए सिचुएशन क्या है, रॉड बस इतनी सी है, ये बाकी इस जगह एक बड़ा मास लटका हुआ है। ठीक है ना। मान लो ये मास कितना है, एम डैश है, एम डैश मास लटका हुआ है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो यहां पे ऊपर टेंशन टी मान लो, यहां पे नीचे कितना लगेगा, एम डैश जी, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो इक्वेशन क्या आएगी, टी माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश इंटू 0, ये वाला ए। तो यहां पे टी की वैल्यू आ जाएगी एम डैश इंटू जी, और एम डैश कितना है, एम डैश तो ये चीज तो एम डैश है पूरी। ठीक है ना। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम बी प्लस एम आर ओवर एल इंटू एक्स इंटू जी, ये इस पॉइंट पे टेंशन आ जाएगी। अब आप खुद ही देखो, टेंशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एम बी इंटू जी प्लस एम आर जी ओवर एल इंटू एक्स। तो ये क्या इक्वेशन है, अगर मैं टेंशन को y मान लूं तो ये तो c है प्लस ये m है और ये x है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंशन का वेरिएशन आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे टेंशन आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो टेंशन का ग्राफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वेयर एक्स इज मैक्सिमम, यानी कि एट टॉप टी इज मैक्सिमम। टॉप पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि यहां से नीचे सबसे ज्यादा मास लटका हुआ है। मिनिमम वैल्यू कहां होगी, बिल्कुल एंड पॉइंट पे। यहां नीचे देखेंगे तो यहां पे सबसे कम वैल्यू होगी टेंशन की। तो सबसे ज्यादा टूटने का खतरा कहां से है, इस जगह से। अगर रॉड टूटेगी तो सबसे ज्यादा खतरा यहीं पे, यहीं से टूटने का सबसे ज्यादा खतरा बनेगा रॉड को। ठीक है। इसको अच्छे से नोट, इसका अगर मैं ग्राफ भी ड्रॉ करने लगूं इस तरीके से, ठीक है, कि टेंशन वर्सेस एक्स, तो आप देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू टेंशन इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू कितनी है यहां पे, एम बी इंटू जी। तो टेंशन यहां से स्टार्ट होगा और ये मान लीजिए एल है, एल तक इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा यहां तक अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पे वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी एम बी इंटू जी, और यहां वाली वैल्यू देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू एल रख देता हूं, यहां पे एक्स की वैल्यू अगर मैं एल रख देता हूं तो एल से एल कट गया, एम बी इंटू जी प्लस एम आर इंटू जी। तो ये कितना हो गया, एम आर प्लस एम बी इंटू जी। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम और नेक्स्ट केस लेते हैं। ओके। अब एक केस पुली का और लेते हैं। ठीक है। पुली की प्रोसेसिंग थोड़ी सी सीखेंगे हम। देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक रेफरेंस लेवल है कोई, और एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ हमारे पास यहां पे, इस तरीके से ये कोई इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है। इस जगह पे यहां पे एक
ऐसे यूं करके पुली लगी हुई है, ये पुली लगी हुई है। इस पुली पे एक स्ट्रिंग पास होती है ऐसे यूं, तो यहां पे एक मास लटका हुआ है इस स्ट्रिंग से इस तरीके से, और एक मास इस पे यहां पे लटका हुआ है। ठीक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। दिस मास m is 5 kilogram and this mass m is 2 kilogram। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस पुली पे नॉर्मल फोर्स कितना है। ठीक है ना, दिस इज पुली। ठीक है ना, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन पुली। अब पुली पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा कौन? कौन है जो इस पुली पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा? सोचिए, और नॉर्मल फोर्स लगेगा कहां पे? ठीक, उससे पहले मुझे पुली की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। पुली क्या होती है? एक डिस्क शेप बॉडी होती है। ठीक है ना, अब पुली की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो पुली एक टाइप से ऐसी होती है। ये दिस इज पुली, ऐसे होती है पुली, यूं, ये पुली होती है, और ये पुली की एक्सिस होती है। इस तरीके से पुली की एक्सिस होती है यहां पे। ठीक, तो यहां पे जो ये पुली है और ये जो होल दिया हुआ है यहां पे, यहां पे एक इसमें से एक्सल जा रहा है और वो एक्सल यहां पे टच हो रहा है इस तरीके से। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर इस पुली में, इस स्ट्रिंग में मैं टेंशन T मान लेता हूं, तो इस पुली पे T टेंशन का फोर्स इस तरफ लगता है और T टेंशन का फोर्स इस तरफ लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा काम यही है कि इस टेंशन को फाइंड आउट करूं, तब जाके पुली को मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नॉर्मल फोर्स कितना है। ठीक है, अब अगर मैं इस पुली की स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं यूं, ठीक है, तो इस पुली पे समझ लीजिए इस तरफ T फोर्स इस तरफ लग रहा है यहां पे, और T फोर्स इस तरफ लग रहा है यहां पे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे इस जगह जो एक्सल है, इसमें जो एक्सल फंसा हुआ है उससे लग रहा होगा। अब मुझे ये नहीं पता वो नॉर्मल कितना है और किस तरफ लग रहा है। मान लीजिए वो नॉर्मल है, ये इस जगह लग रहा है नॉर्मल। ठीक है ना, अब नॉर्मल अगर इस जगह लग रहा है तो ये जो नॉर्मल लग रहा है इस पे इस तरीके से नॉर्मल, इसका एक कंपोनेंट तो ये वाला मान लेते हैं और एक कंपोनेंट ये वाला मान लेते हैं, NX और NY। ठीक है ना, अब पुली कहीं जा तो रही नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना है? 0। तो पुली पे X डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और पुली पे Y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, अब आप खुद ही देख लो, पुली तो सिंगल बॉडी है, पुली पे नॉर्मल ये लग रहा है, एक टेंशन ये लग रहा है, एक टेंशन ये लग रहा है। अब पुली का मैं FBD बनाता हूं। अब मैं FBD बनाते हैं हम किसका? पुली का। ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट करिए। ठीक है ना, फिर हम पुली का FBD बनाते हैं। ओके, पुली का FBD बनाना है मुझे। मान लीजिए ये पुली है, इस पुली पे एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, क्या? N। इस N के दो कंपोनेंट है, NX और NY। मुझे नहीं पता कि ये वाला एंगल कितना है, मुझे एंगल पता ही नहीं है कितना है। ठीक है, अब पुली पे ही दो फोर्स और लग रहे हैं। एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है T,
और एक इस तरफ लग रहा है t। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। तो इस वाले t के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये वाला जो है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले t के दो कंपोनेंट करूं तो एक t cos 37 उधर आएगा और एक t sin 37 इधर आएगा और साथ में एक ये वाला t भी आएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अगर मैं इस पुली का अब FBD बनाता हूं तो इस पुली पे क्या क्या फोर्सेस हैं। एक फोर्स इस पे समझ लीजिए इस तरफ है, कितना t cos 37। एक इस पे इस तरफ है t sin 37। एक इस पे और फोर्स है इसी तरफ, कितना t। और इसी पुली पे एक ऊपर की तरफ फोर्स है Ny और एक इस तरफ फोर्स है Nx। देखिए, अगर हम Nx और Ny ले लेते हैं तो फिर हम ये वाला N नहीं लेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने ये t cos 37 और t sin 37 ले लिया तो फिर मैं ये वाला t नहीं लूंगा, ये वाला जो t है ना, फिर मैं ये नहीं लूंगा। तो अब आप देखो इसका एक्सेलेरेशन कितना है 0, तो राइट x में लगने वाले फोर्स x के बराबर होंगे और y में ऊपर लगने वाले फोर्स y में नीचे लगने वाले फोर्स इसके बराबर होंगे। तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, Ny इज इक्वल टू t प्लस t साइन 37 डिग्री और Nx इज इक्वल टू आ जाता है t cos 37 डिग्री। ठीक है ना। अब आप ये देखो, अगर मैं Ny की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो t प्लस साइन 37 होता है 3/5 t, यानी कि 8/5 t Ny, और Nx क्या हो गया t cos 37 यानी कि t इंटू 4/5 यानी कि 4/5 t, और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा अंडर रूट ऑफ nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर। हमने क्या ट्रिक प्ले की, हमने यहां पे एक ट्रिक प्ले की है, क्या, जो n है नेट उसका तो हमें नहीं पता किस तरफ है, तो हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट किए x में और y में और वो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए और कंपोनेंट हमें बिल्कुल अलग अलग मिल गए। और जैसे कंपोनेंट मिले, जिस चीज के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पता होते हैं उस वेक्टर का सब कुछ पता होता है हमें। तो यहां पे nx और ny हमें मिल गए। ठीक है, आप देखिए nx और ny का स्क्वायर करके अंडर रूट करके आपको नेट n भी मिल जाएगा। दूसरी चीज t/5 और t/5, इसमें क्या रेशियो होगा, ny और nx कर दूंगा मैं, तो आप देखिए 2/1 हो जाएगा। तो हमको सब कुछ पता है, सारी चीजें पता है, ny और nx tan थीटा पता है हमें, क्योंकि nx क्या होगा, ये रहा 1 और ny कितना है 2, तो ये वाली चीज हो जाए। अगर ये 1 है, ये चीज 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो tan थीटा आप निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 2/1। आपको नॉर्मल की वैल्यू, फाइनल वैल्यू भी पता चल गई और आपको नॉर्मल का स्लोप भी पता चल गया। आपको इस नॉर्मल के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो m का FBD बना के। इसका FBD बना लीजिए, इस तरफ मान लीजिए टेंशन t है, इस तरफ क्या लगेगा mg साइन थीटा और इस तरफ एक्सेलेरेशन कितना होगा a। इसकी इक्वेशन आ जाएगी t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू a। अब दूसरे वाले का FBD बना लीजिए, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा t, नीचे की तरफ लगेगा कितना mg 5g। इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर a होगा तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 5g माइनस t इज इक्वल टू 5a। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास टेंशन भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। टेंशन और एक्सेलरेशन आ गए तो n की वैल्यू भी आपके पास तुरंत आ जाएगी। ठीक है ना। आई होप आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको ट्राई करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।